नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों एक थिएटर की वेबिनार में जुड़ने का मौका मिला। वेबिनार में वो बहुत सारी बातें हुई रंगमंच को लेके। एक सवाल किसी रंगकर्मी ने पूछा था और मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा कि ये जो रंगमंच से जो नए नए लोग जुड़ते हैं पहले दूसरे नाटक में, और उनको जब बैक स्टेज की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के लिए बोला जाता है तो वो आनाकानी करते हैं। यह सीधे सीधे कहा इस बात को कहें कि सबकी दिलचस्पी अभिनय करने में होती है। सब यही सोचते हैं कि पहले नाटक में उनको अभिनय करने का अवसर मिल जाए, लेकिन सबको अभिनय नहीं मिलता भी। इस बात में भी सच्चाई है। और फिर एक नाटक में अगर उनको पहले नाटक में अगर आपने उसको बैक स्टेज की कोई जिम्मेदारी दे दी है तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट नाटक में ना जुड़े, टूट जाए। इसमें एक हद तक की सच्चाई है और ये थिएटर का यथार्थ है कि इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होती हैं, हम सब जानते हैं। उस समय तो जो जवाब दिया, जो बना जवाब वो दिया गया, लेकिन इस सवाल ने सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसी स्थिति है क्यों। क्या कोई अलग तरीके से हमने नाटक और अभिनय को देखने का दृष्टिकोण बना दिया है कि बैक स्टेज की गतिविधियों में किसी की दिलचस्पी दिखाई उस तरीके से नहीं देती। इसके कई कारण हैं। जो एक समझ अभिनय को लेके हमने प्रस्तुत की है लोगों के सामने, एक तो वही कारण है, और दूसरा हम भी बैक स्टेज को महत्व तो देते हैं, लेकिन उसको जब बताते हैं तो हमारा भी कोई बताने का कोई तौर तरीका बहुत अच्छा नहीं होता। हम भी जब अपने रंगमंच के अनुभव की बातें करते हैं तो हम इस बात को बड़े गर्व के और चटकारे लेके बताते हैं कि देखिए, मैंने 10 नाटकों में बैक स्टेज करने के बाद मुझे अभिनय करने का अवसर मिला। तो जब आप ऐसी बात भी कहते हैं तो भी अभिनय को ही, जिसको हम तथाकथित रूप से अभिनय कह रहे हैं, उसी को ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बैक स्टेज को तो एक तपस्या मान रहे हैं, साधन मान रहे हैं वहां तक पहुंचने का। ये जो बताने का दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न पे और गहन चिंतन करना चाहिए। जितना प्रश्न सीधा दिखता है, मुझे लगता है कि इसकी तहें खोल कर देखने की जरूरत है। तो पहले तो हमको शब्द पे ही गौर करनी चाहिए कि बैक स्टेज, तो बैक का मतलब क्या है। तो अगर बैक शब्द के सामान्य शब्दकोशीय अर्थ पर ही जाएं तो ये अपने आप में कोई अर्थ ध्वनित नहीं करते। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, ये सब तुलनात्मक शब्दावलियां हैं। इनका अपने आप में कोई ना तो मतलब होता है, जब तक इनको संदर्भ से ना जोड़ा जाए, और जब तक इनको अपने विलोम के साथ रखकर ना नापा जाए, तब तक इनके कोई मतलब नहीं होते। और जब इन्हीं शब्दावली को हम कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो भी अपने साथ अर्थ का जो भ्रम है वो पैदा करती है। तो कहने का लबोलवाब ये है कि ये जो शब्द होते हैं, इनके शब्दकोशीय अर्थ के साथ साथ अपने सामाजिक और समाजशास्त्रीय संदर्भ भी होते हैं कि समाज में इन शब्दों को किस तरीके से देखा जा रहा है। और हमारे समाज में देखा जाए तो, चाहे हम कितने ही प्रोग्रेसिव समाज हैं, प्रगतिशील समाज है, लेकिन बैक का एक अपना अलग ही नकारात्मक अर्थ ध्वनित होता है। आप बहुत सारे संदर्भों में इसको देख सकते हैं। पीछे रहना, पिछड़ना, पीछा करना, ये सारे शब्द हैं जो बैक के संदर्भ में लिया जाता है। ऐसे नीचे के संदर्भ में ही है। तो आप देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में इतना इसका प्रयोग है, इतना आत्मसात कर चुके हैं शब्दावलियों को हम, कि जब इनके अलग संदर्भ में जब प्रयोग होते हैं उन संदर्भों से, तो ये जो समाजशास्त्रीय जो अर्थभंगिमाएँ हैं वो हमारी चिंतन को कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण प्रदान कर देते हैं, जो एक पूर्वाग्रह की ओर हमको ले जाते हैं। तो इसलिए अगर शब्द को भी देखा जाए तो शब्द में भी मुझे
खोट लगता है इस शब्द के प्रयोग में भी। ये तो हो गया इसका भाषा के दृष्टिकोण से एक तरीके से देखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है वो उसका रंगमंचीय प्रयोग और रंगमंच के संदर्भ और रंगमंच का जो शास्त्र है उसके संदर्भ में देखने की बात। तो सबसे पहले हम देखें कि नाट्य शास्त्र इस संबंध में क्या बातें कहता है कि दरअसल रंगमंच को ये जो देखने का हमने बुनियादी तौर पर जो तरीका निकाल लिया है, ऑन स्टेज बैक स्टेज, ये अपनी सहूलियत के लिए हमने बना लिया है। लेकिन ये जो अब रेखा है ये बहुत गहरी हो चली है और इसी को देखने में ही इसका खोट है कि ये अमुक चीज़ जो है वो ऑन स्टेज है और अमुक चीज़ जो है वो बैक स्टेज है, ऑफ स्टेज है, हम कुछ भी माने। तो हम देखें कि हमारी जो भारतीय जो चिंतन परंपरा है जो नाटक को देखने की, समझने की, वो नाट्यशास्त्र से शुरू होती है। तो नाट्यशास्त्र में तो ऐसा कोई विभाजन दिखाई नहीं देता। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि जो विविध रूपी जो कलाएं हैं, जो दस्तकारियां हैं, जो कौशल हैं, उनको नाटक के एक छाते से आच्छादित करते हैं और बड़ी खूबसूरती से उनको नाटक में आच्छादित कर देते हैं। उसमें ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई ऊपर है और ना नीचे है। वो सब महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है और आनुषंगिक भूमिकाओं में है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो ये जो खूबसूरत रिश्ता है ये नाट्यशास्त्र में ध्वनित भी होता है और इसकी एक मंशा भी है, वहाँ दिखाई देती है और एक कोशिश है कि इनमें आपस में टकराव नहीं है, आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। ये सहयोगी भूमिकाओं में यहाँ आती हैं। तो उन भरतमुनि के दृष्टिकोण से देखने पे अभिनय अगर देखा जाए तो वहाँ भी वो बैक स्टेज ऑन स्टेज कुछ नहीं है। भरतमुनि नाट्य कला से संबंधित सारी चीज़ों को अभिनय के जो 4 प्रकार हैं उन्हीं में ही समावेशित करते हैं। और अभिनय के जो उन्हें 4 प्रकार बताए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन्हीं चारों प्रकारों में ही जो आजकल का तथाकथित ऑफ स्टेज है और ऑन स्टेज है ये सब समाहित हो जाता है, सबको अपने में वो समो लेता है। तो फिर आपको कहीं भी नहीं लगता उसमें कि कोई आगे है कोई पीछे है। लेकिन हमने वर्तमान में जो लोगों के बीच में एक धारणा जो बना दी है कि अभिनय सिर्फ जो स्टेज पे जो एक व्यक्ति, जो हार्ड मास का व्यक्ति जो हमको दिखाई देता है और उसके चलने फिरने की जो गतिविधियां हैं जो वही अभिनय है, जो वो भंगिमाएं कर रहा है। दरअसल भरतमुनि के दृष्टिकोण से देखें तो उस अभिनय के अंदर रंगमंच के सारे आयाम शामिल हो रहे हैं, चाहे वो मंच के ऊपर है या मंच के परे हैं या विंग्स में है, कहीं भी है। तो वो अलग अलग दशाएं हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभिनेता है तथाकथित रूप से जो हार्ड मास का जो व्यक्ति है जो स्टेज पर नज़र आ रहा है, अभिनय सिर्फ उसी में निहित है, अभिनय उससे परे भी है। और ये दृष्टिकोण हमें जो नए अभिनेता हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनमें विकसित करना होगा। ये सोच विकसित करनी होगी कि और कोई कल्पनाशील निर्देशक या कोई व्यक्ति रंगमंच से जब जुड़ेगा तो वो किस दिन ये भी साबित कर देगा कि मंच के ऊपर हार्ड मास के व्यक्ति के बिना भी पीछे से, मंच पार्श्व से, तथाकथित रूप से जो बैक स्टेज बोलते हैं वहाँ से भी खूबसूरत प्रस्तुति का आस्वादन लोगों को करवाया जा सकता है। वर्तमान के जो लाइट एंड साउंड शो हैं उसकी कुछ ध्वनि इसमें देखी जा सकती है, मैं नहीं कहता कि वो है, लेकिन अगर स्टेज के ऊपर कल्पनाशीलता की तरफ जाएं तो मुझे लगता है कि ये भी एक आयाम हो सकता है देखने का कि तथाकथित अभिनेता से मुक्त निरपेक्ष भी क्या किसी प्रस्तुति की कल्पना की जा सकती है। अभी मैं नहीं कर पा रहा, क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं ताकि उस मुगालते से भी हम निकल आए कि सब कुछ वही है। क्योंकि ये बात सच है कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, जो उनका पहला मोटिवेशन का बिंदु यही होता है कि वो मंच पर आएँ, दिखें, सुने जाएं। लेकिन
अगर इसी बात को शिद्दत के साथ उनको पहले नाटक में ही बता दिया जाए कि ये नाटक में होने और दिखने और सुनने का एक विस्तृत आयाम है, आप किसी भी कोने से और कहीं भी होकर भी ध्वनित होते हैं, सुने जाते हैं, और वहाँ से आपकी पहचान भी बनती है, विंग से निकल के भी आपकी पहचान बनती है, और नेपथ्य से भी आप सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं दर्शकों की कल्पनाशीलता में। और दर्शक भी उस अभिनेता के आर पार जाके भी उस पार्श्व के व्यक्ति को देख लेता है कि इसके पीछे, इस खूबसूरती के पीछे, इस सौंदर्य के पीछे और कौन कौन लोग हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये बात लोगों तक जानी चाहिए। ये सत्य है कि दिखने के रूप में एक्टर का मीडिया दिखता है रंगमंच, लेकिन वास्तविक तो है नहीं। इसलिए जो भी आपके साथ नया जुड़ेगा वो अभिनय का ही उसका मोटिवेशन का बिंदु होगा, लेकिन हमें उसकी जो अभिनय की जो संकुचित समझ है उसको आते ही विस्तार देना है और उसे बताना है कि ये अभिनय बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है, जो पूरे रंगमंच की परिधि के जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वहाँ तक है। तो ये चीज़ है। अब ये एक कारण जो हमने पकड़ा, तो जब ये है तो फिर अपन कर क्या सकते हैं, हमारे सामने करने के लिए क्या है, कैसे हम इस सोच से निकलें या नए जुड़ने वाले अभिनेता को निकालें। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब भी हमारे साथ टीम में कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनका एक असेसमेंट होना चाहिए, उनका एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक बेसलाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो व्यक्ति आ रहा है वो बिल्कुल रिक्त पात्र नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, बहुत सारा ज्ञान लेकर आ रहा है, उसके पास बहुत सारे कौशल हैं, उसके पास अन्य बहुत सारी कलाएं हैं, दस्तकारियां हैं, हुनर है, वो जो सीख के आ रहा है, जिसमें वो पारंगत है। वो बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत पारंगत है और बहुत सारी चीज़ों में उसके पास कुछ है, लेकिन और संभावना है उसको आगे बढ़ने की। तो जब तक उस व्यक्ति की उन क्षमताओं का आकलन निर्देशक के पास नहीं होगा, रंग मंडली के पास नहीं होगा, तब तक उसकी क्षमताओं को बिल्ड भी नहीं किया जा सकता। हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं ना, तो फिर उसकी कैपेसिटी क्या है उसको हमको देखना पड़ेगा, उसका आकलन करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास जो कलाकार आ रहा है वो क्या रुचियां और रुझान लेके आ रहा है, अगर उनकी रुचियां और रुझानों का असेसमेंट कर लिया जाए और नाटक की भूमिकाओं के साथ साथ उन्हें उनकी रुचियों और रुझानों के हिसाब से अगर भूमिकाओं का आवंटन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनसे इनकार करेंगे। और ये सच बात है कि जब किसी व्यक्ति के हुनर को, उसकी कला को, उसकी क्षमता को जब मान मिलता है, सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो फिर वो उसको बढ़ाना चाहता है। और यदि उसको ये लगता है कि नाटक के माध्यम से ये मेरी कला और अभिव्यक्ति पा सकती है और निखार पा सकती है, तो वो आनाकानी नहीं करेगा। तथाकथित रूप से जो हम बैक स्टेज में जो जिन कलाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन कलाओं को होने और करने की बात करते हैं, तो ये स्थिति हमारे सामने तब आती है, तब नया कलाकार हमारे साथ बैक स्टेज की गतिविधियों को करने से मना करता है, जब हम उसकी क्षमताओं का आकलन किए बगैर जब उसको कोई जिम्मेदारी देते हैं, उसे कोई काम करने के लिए देते हैं, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसमें पारंगत नहीं है, उसकी क्षमताओं में नहीं है। तो हमें उसकी क्षमताओं को देखना पड़ेगा, तब जाके उसको उन भूमिकाओं में हमें डालना होगा। फिर वो आनाकानी नहीं करेंगे, फिर वो उत्साह के साथ और मोटिवेशन के साथ उसमें जुड़ेंगे और फिर वो अभिनय भी करेंगे। तो एक इस तरीके का सामंजस्य हमारे ग्रुप में रखना चाहिए, एक इस तरीके का असेसमेंट हमें अपने ग्रुप्स में रखना चाहिए नए कलाकारों का, तभी जाके वो नए कलाकारों को निखार आएगा, तभी जाके वो अपनी संभावनाओं को विस्तार पाएंगे। नहीं तो ये प्रश्न भी बना रहेगा, ये द्वंद्व भी बना रहेगा, और ये टूटन भी जो अभिनेताओं की और जो कलाकारों की रंग मंडलियों के साथ होती है वो बरकरार रहेगी। तो उम्मीद है कि मैं इस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने में कोशिश जो की है उसमें थोड़ा सफल हुआ हूँ। तो आप कमेंट करें, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल भी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें,
और चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निर्बाध रूप से इन विषयों पर वीडियो मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।